11th क्लास में था, देन सीए फाउंडेशन में भी है और सीएम में फाउंडेशन में। सर ये कितने मार्क्स का आएगा? आप ये लगा सकते हैं, ये 10 to 16 मार्क्स का आएगा बच्चे। समझ रहे हो? अच्छा, एक बार बताओगे बच्चे, जैसे सपोज करो अभी अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वो कौन सा खत्म हो चुका? 24-25। तो भाई सीधी सी बात है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता था सर? अगर आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहला स्टेप बताओगे अकाउंट्स में? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल एंट्री। तो मैं वहीं से बात करता हूँ। उससे पहले तो वाउचर। वाउचर अगर मैं तेरे को बोलूँ, ठीक है, बिल्कुल 11वीं के अंदर आप वो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर वाउचर वाली बात कर रहे हो, वो एक एविडेंस होता है दोस्त। समझ रहे? वो मैं एंट्री तब डालूंगा जब मेरे को बिल देगा, तभी एंट्री डाल। समझ रहे? तो लेकिन फर्स्ट अकाउंट्स का जो प्रोसेस के अंदर जो है, वो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल एंट्री। उसके बाद लेजर। उसके बाद उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, देन पीएनएल अकाउंट, देन और भी कुछ बनाते हैं क्या? हम्म। कंपनी सिर्फ यही 3 बनाती है या और भी कुछ बनाती है? एक होता है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। 12th में था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का आना और कैश का जाना फ्रॉम 3 एक्टिविटीज। और एक और वर्ड आपने सुना हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स। भाई बैलेंस शीट जो होती है ना, ट्रेडिंग जो होता है बच्चे, एक ही पेज का होता है। मान लो अंबानी जी हैं, आपको क्या लग रहा है वो क्या पूरी जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर में बैठते होंगे? नहीं। उनके कैबिन के अंदर एक पेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का, एक पेज जाता है पीएनएल का, और एक पेज जाता है बैलेंस शीट का, इतनी बड़ी कंपनी का। और उसके पीछे पूरा स्टाफ लगा होता है। आप सब लगे होगे, सीए सीएम में डायरेक्टर्स हो गए, सीएफओ हो गए, सीईओ हो गए अकाउंट्स। और उसके मुद्दे की बात ये है, नोट्स टू अकाउंट्स। और भी कुछ होता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके वर्ड सुना होगा ना आपने? और कुछ आता है इसमें? रेशियो एनालिसिस नहीं आता इसमें। इसमें एक वर्ड आता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ना भाई, पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज है नहीं। और ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ना, इसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है, हर एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। क्यों सर? आइए जरा थोड़ा पर्पस समझिए आप। समझ रहे हो? पर्पस समझिएगा। आप सभी बच्चों को कंपनी का नाम पता है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है? आप में से कोई बच्चा जो शेयर मार्केट या स्टॉक में इन्वेस्ट करता हो? आजकल स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्क्स कैसे गए ऊपर ही नीचे? ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए कि रिलायंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भारत देश में अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे रिलायंस है चाहे एयरटेल है, तो उसको अपने आप को ना रजिस्टर करना पड़ता है। कौन से एक्ट? कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आप समझिए, मैं सीए 2013 लिख रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है? आओ जी, आओ जी। ठीक है। सो बेसिकली कंपनी दैट और जो ग्रीन में रूल का जो लेटेस्ट को बड़ी क्वालिटी तुम्हारी है ना, और वो तो फर्दर अमेंडमेंट्स होते हैं जो एक्ट जिस साल में ओरिजिनल पास हो जाता है वो फट गई। ठीक है, सुनिएगा बच्चे, आप सभी बच्चे बताइए क्या रिलायंस बिजनेस कर रहा है?
बिजनेस होगा तो ट्रांजैक्शन होंगी, ट्रांजैक्शन मॉनिटरी वाली होंगी, मॉनिटरी वाली होंगी तो रिकॉर्ड करना होगा, और रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। तो ट्रांजैक्शन होगी तो जर्नल एंट्री, फिर अगला क्या बनेगा, लेजर, अगला क्या बनेगा, और उससे अगला रिलायंस कह रहे क्यों बनाऊं ये सब, मैं नहीं बनाता, मैं नहीं रिकॉर्ड करता, ऐसे नहीं होता। आप अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गए तो ये आपकी जिम्मेवारी है, समझिएगा, लॉ के एंगल से बोल रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको प्रिपेयर करना है एंड प्रेजेंट करना है। क्या करना है बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनीज एक्ट में किसी सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको बच्चे, किसको दिखाओ, टू द इन्वेस्टर। गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे, बट आप समझिए मालिक कौन है कंपनी का, इन्वेस्टर। शेयर, इन्वेस्टर को शेयर होल्डर ही बोला जाता है ना, प्रिसाइसली बोली तो इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक होते हैं, वो बात कर लेंगे कौन से ज्यादा क्लोज मालिक होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स भाई मालिक नहीं होते, मैंने उससे पैसा ले रखा है, हाँ उसको फाइनेंशियल देखना है वो देख ले मेरे। पर कंपनीज एक्ट ने क्या बोला हुआ है कि आपको ये बनाना है और अपने इन्वेस्टर को प्रेजेंट करना है। और जनरली बोल सकता है, चल ठीक है उसकी जगह ये बोल ले ओनर को, लेकिन इन्वेस्टर नहीं बोल सकता, एग्जैक्टली वो लेंडर, दे हैव लेंडेड द मनी टू अस। समझ रहे? तो बेसिकली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलायंस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, क्या बनाने की जिम्मेवारी है बच्चे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने ये स्क्रीन पर है ही। लेकिन आप मुझे बताओ क्या सीधा सीधा ट्रेडिंग बन जाएगा क्या? ट्रेडिंग तक पहुंचने के लिए क्या आपको पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता? तो यही तो अकाउंट्स है ना भाई। तो आप एक चीज समझिए, क्या आप सभी बच्चे एड्यू जंक्शन का ट्रेडिंग अकाउंट देखना चाहते? आप देखना चाहते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है? लॉस देखना चाहते हैं आप एड्यू जंक्शन? क्या लग रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है? मैं आप सभी बच्चों को, हाँ, वो जब एनपीओ का चैप्टर होगा ना तब मैं एनपीओ बन जाऊंगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूँ, और आप बताइए बैलेंस शीट भी देखना चाहोगे? ये भी सही। ठीक है बेटे, मैं कुछ नहीं छिपाता, एकदम जो आप बोलोगे, जो फाइनेंस, मैं तो कह रहा हूँ आप बैंक अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट भेज दूं आपको। आपके हिसाब से हमारी सेल्स कितनी है? आपको कैसे पता लग गया है, ट्रिक क्या है? बताया हुआ है? ओहो, आज भी जीरो ही है बेटे, कोई जर्नल एंट्री नहीं डली अभी तक। परचेजेस कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट, और पीएनएल में खर्चे, ग्रॉस प्रॉफिट जो इधर है जीरो। आप ये कह सकते हैं वो नेट प्रॉफिट भी जो बना होगा वो जीरो है, बैलेंस शीट में जीरो, एसेट जीरो। पूरी की पूरी बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है 2 मिनट के अंदर होती है। आप देख रहे हैं क्या? बट एक्चुअल में बताओ, जो रियल बैलेंस शीट है वही तो दिखाई है ना। जब मैंने कभी कोई एंट्री नहीं डाली, जब कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊं? तो मैंने तो आपको करेंट बैलेंस शीट दिखाई है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ट्रेडिंग पीएनएल और इसमें कुछ नहीं दिख रहा? भाई साहब पहला स्टेप ही नहीं हुआ हमारा अभी तक। जब तक मैं जर्नल एंट्री नहीं डालूंगा फिर ट्रेडिंग कंसंट्रेट हो जाएगा। ये बात आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं इसी तरीके से चला दूंगा। और एक बात बताओ, अगर कोई चीज जर्नल एंट्री नहीं डली तो कोई लेजर खोला होगा? और अगर लेजर नहीं है तो लेजर का बैलेंस ट्रायल में गया होगा? जब कोई चीज ट्रायल में ही नहीं गई तो मैं कहाँ भेजूं उसको? कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं डालते आपका प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होता वैसा। ये बातें आपने सुनी जरूर हुई है, लेकिन ऑब्वियसली मैं पूरा प्रोसेस आपको करके आगे प्रूव करूंगा सारी चीज। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब सर हमने क्या करना है, आओ बेटे ऐसा करते हैं,
कि हम फॉर्मेट बनाते एडू जंक्शन का नहीं, बट ऐसे जनरली अभी अभी बच्चों आप साथ साथ ही बनाइएगा। ऊपर वाला लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया? अच्छा एक बार लिख लो। एडू जंक्शन के ऑडिटर यार, ऑडिट ट्यूशन सर पढ़ाते हैं तो उन्हीं से ऑडिट करा लेंगे। लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए बाहर का बोलो। तो एक आशीष सर आते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकते। एंड वैसे आपको बताता हूँ, जैसे रिलायंस है ना, इसको बोला जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री समझते हो? रिलायंस, टाटा, वोल्टास, उषा, फैंस, बिजलरी, किनले, वॉटेवर। और कंसल्टिंग क्या होता है? कंसल्टिंग होता है जो चीजों की ऑडिट कर रहे हैं। बिग फोर हो गया, जैसे ईवाई, डेलॉइट, सुना है ना बच्चों ने नाम? तो आप समझिए रियलिटी में क्या होता है बच्चे। एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, रिलायंस जो है ना बच्चे, अपने फाइनेंशियल्स ऑडिटर सॉरी इन्वेस्टर को सीधा नहीं देता। वो पहले किसको देता है? अपने फाइनेंशियल्स ऑडिटर। अच्छा, बनाने की जिम्मेवारी किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रिलायंस या ऑडिटर? रिलायंस बनाएगा भाई, ऑडिटर उसको चेक करने आएगा, समझ रहे हो? तो रिलायंस क्या करता है? रिलायंस करता है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं ऑडिटेड बोलूं कि अनऑडिटेड बोलूं? अनऑडिटेड का इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं करेगा। आप अपने रोल की इंपॉर्टेंस समझिए। इतनी बड़ी कंपनी है, मैं आपको आज बैलेंस शीट दिखाऊं, अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो झूठ हो सकती है, पेपर पे जबरदस्ती लिखा हो। लेकिन जब वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स ऑडिटर को दिए जाते हैं, और ऑडिटर क्या करता है? इन अनऑडिटेड को क्या कर देता है? जब ऑडिट कर देता है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑडिटर। और ये ऑडिटर कौन होते हैं बेटे बड़े बड़े लेवल पे? ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलोइट, ऐसे बहुत सारे और, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बहुत सारे और भी कम। ठीक है, ये तो सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट होगा, मतलब जब अगर तुम इंटर में आ जाओगे, वो है कि सर आर्टिकलशिप यहाँ लग जाए तो बड़ी, समझ रहे हो? लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि इसको बोला जाता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग क्या होता है कि जैसे ना, आप कल को जॉब भी करोगे, आपसे जनरली पूछेगा कहाँ करना चाहता है, इंडस्ट्री या कंसल्टिंग? समझ रहे हो? इंडस्ट्री क्या होती है? रिलायंस। जैसे मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं भारतीय एयरटेल में जॉब कर रहा था। एयरटेल में अगर आप बच्चों ने गुड़गांव गए हैं तो एयरटेल की बिल्डिंग अगर किसी ने देखी हो तो, ठीक है, बिल्डिंग उसकी एकदम बाहर बाहर ही है, तो काफी कॉमन। मुद्दे की बात वो नहीं है। अगर मैं एयरटेल में जॉब कर रहा था तो मैं कंसल्टिंग में था या मैं इंडस्ट्री में था? इंडस्ट्री, बिकॉज वी वर मेकिंग अकाउंट्स। मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है, हम बना रहे थे और हमारा ऑडिट करने आता था ईवाई। तो ईवाई क्या होता था? कंसल्ट। समझ रहे हो? यार मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती थी। आप आज ईवाई और डेलोइट का नाम सुन रहे हो फाउंडेशन में, हमें पता ही नहीं था, कोई बताने वाले ही नहीं थे। उधर मैंने बहुत ही बेसिक आईटीओ में एक सीए फॉर्म में करी, दो पार्टनर्स। हाँ, पैसे सीधा ही तो एकदम ये है कि मिलने कितने वाले हो। उस टाइम पे 5,000 मिलता, अब तो मिल जाते हैं 10,000। 10,000, 15, अगर तुम बिग फोर में काम करोगे ना तो 20,000 भी मिल जाता आने जाने का। पर वो फिर मतलब काम बहुत कराते हैं। लेकिन काम तो करना ही है भाई, वैल्यू तभी बनती है। वो चीज नहीं, गाड़ी और ये सब नहीं मिलेगी मतलब। ये लिख लिया ना चने। आइए अब हम लोग बनाते हैं बच्चे पहले फॉर्मेट, ठीक है, जो आपकी बचपन की बातें हैं ना, है ना? लिख, अच्छा लिख लो दोस्त। टॉप 20 फर्म्स होती है, टॉप 50 फर्म्स होती है, अच्छे फर्म्स होते हैं, अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, इनका साथ।
लेकिन बच्चा ना अपने दिमाग में बना लेता है यहाँ नहीं गए तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तुम जहाँ पे काम कर रहे हो, तुम सही से काम करते हो, वो मैटर करता है। यस, बेस्ट जगह लग जाए वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगा तो सूनर और लेटर हर कोई पहुंच जाता है, कोई बड़ी बात है। अगर तुम जिस जर्नी में हो, आर्टिकलशिप जो नौकरी नहीं कर रहे होगे, फिर यहाँ पे इन लोगों से बात नहीं होगा, यहाँ पे कहीं से इधर आए सबसे स्टार्टिंग में एक हाइप होती है, क्रेज होती है। आओ जी, तो लिख लिया बच्चों ने। चलिए, तो अब हम बनाते हैं बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट। अरे सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्या आप सभी बच्चों को बनाना आता है? आओ जरा बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे ना जरा बताना, पर मुझे बताओ ये कौन से साल का बनेगा? फॉर द ईयर 24-25। और डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखते थे? अच्छा जी, टू ओपनिंग स्टॉक। और अगर ये पहला साल है तो ओपनिंग थोड़ा ना होगा, है ना? पहला साल है तो नहीं होगा, नहीं तो होगा। और क्या लिखूं यहाँ पर डेबिट साइड पर? टू परचेज, लेकिन याद है आपको कुछ रिटर्न विटर्न होता था? पीआर लिख रहा हूँ शॉर्ट में, परचेज रिटर्न। हाँ, वेजेस आता था। जैसे आपको पता है बेटे, दुष्यंत सर कहते हैं कि वो दिहाड़ी मजदूर है ना, 500 रुपये दिहाड़ी है उनकी। तो टेक्निकली उनकी जो उनको जो भी दिहाड़ी दी जाती है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी या पीएनएल में? ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है बताओगे? अच्छा, रॉ मटेरियल, रिक्शा, ट्रक भी हो सकता है ना? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकता है जी। कैरेज इनवर्ट होता है, चाहे मेरी फैक्ट्री है चाहे मेरी शॉप है, इनवर्ट आता है। मैंने जो चीज परचेज करी है, उस पर ट्रक का खर्चा, उस पर रिक्शा का खर्चा, ऑटो का खर्चा, जिस मर्जी का, उसके अंदर चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे उसके अंदर फिनिश गुड हो। अगर मान लो मेरा मेरा काम ही रिमोट का है बस, ये तो मैं नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं हूं मैं, ठीक है, और ये 5 लाख रिमोट आने हैं मेरे पास, तो इस खर्चे को भी जो ट्रक वाला लेगा उसको क्या बोला, कैरेज इनवर्ड ही बोला था। पावर चार्जेस होता है, फ्यूल होता है ना? पावर, फ्यूल, गैस, तो ये जनरली खर्चे हो गए हमारे, है ना? वो इसी के अंदर ही बस डाल देंगे, तो लिस्ट ऑक्ट्रॉय भी यहीं आ जाता है डायरेक्ट। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है बच्चों? ओके, वेरी गुड, आप सब बच्चों को तो सब आता है बेटे, सो इंटेलिजेंट। और लेस क्या कर देते हैं इसमें से? ओके, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद बच्चों और क्या लिखो क्रेडिट साइड? कैरेज आउटवर्ड्स। ओ माय गॉड, जल्दी तारीफ कर दी मैंने तुम्हारी। कैरेज आउटवर्ड किधर जाता है? पीएनएल में जाना, है ना? इधर क्या आता था? क्लोजिंग स्टॉक। ये सब आप करके आए हो, बनाने आए हो? समझ कर आए हो? समझ कर आए हो। मेरा एक सवाल है आपसे, क्रेडिट साइड पर इनकम आती है और डेबिट साइड पे खर्चा आता है, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों आ रहा है? इनकम है क्या मेरी? फिर ईयर एंड बचा हुआ है, तो इनकम क्रेडिट साइड पे तो इनकम आ बचा हुआ स्टॉक है, एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना, यहाँ क्या कर? पर बैलेंस शीट में जाता है, तो आपसे मान लो कोई जूनियर, हाँ, तो आगे जाके सेल होगा तो मैं आज रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ क्या उसका? और जब आगे जाके सेल होगा तो दोबारा सेल के बाद दूंगा उसको क्या? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हाँ, कुछ भी लॉजिक लगाएगा 90 आए तो सर, टोटल जितने भी आइटम है ना? है जी। टोटल जितने भी आइटम वो 20 आते हैं, इसमें सेल्स और बाकी की बचत। बट व्हाई नॉट क्रेडिट साइड? आप ये छोटे भाई बहन हो सकते हैं जूनियर, आप बोलो अरे हमें तो सब आता है, हमारे तो 90 आए हैं,
है ना, तो वो बोलेंगे कि भाई ठीक है। तो प्रिंसिपल होता है चीज, समझ रहे हो? अब आप ऐसे नहीं है कि बस आपको मैंने ये लिखवाया, आओ बेटे क्वेश्चन के अंदर ये आगे ही पढ़ दूंगा मैं आपको ऐसे, समझ रहे हो? क्रेडिट साइड में इनकम दिखाई जाती है, कौन से साइड, कौन सा बना रहे हो? कौन सा है? 24-25 है ना, 24-25 की सेल है, इनकम स्टॉक तो दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली, आपने मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, आपने दूसरी प्रॉब्लम बताई, ये भी प्रॉब्लम है तो कौन क्रॉस प्रॉफिट दिखाऊंगा मैं, ठीक है? कि बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि सर क्लोजिंग दिखा रहे तो ओपनिंग भी रोक लेते, बिल्कुल ओपनिंग भी क्यों आ रहा है, क्यों खर्चा बढ़ना है, सर क्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करना, क्रॉस प्रॉफिट एडजस्ट करना है, क्यों एडजस्ट क्यों करना है, मैं भी आपको ये बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एग्जांपल, हाँ क्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा सर परचेज कितना करें। चलो मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, लिखना मत इसको, तुमने 10 पेन खरीदे, 10 पेन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ये आपने परचेज करे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, आप मत लिखना इसको, तुमने परचेज करे 10 पेन एट द रेट ऑफ 8 ईच, कैन यू टेल मी योर परचेजेस, आपने सेल करे 5 पेन, 5 बिके हैं, 20 रुपए, कितना हो गया सेल प्राइस, 100, आपका प्रॉफिट कितना है? सारे बिके भी नहीं, 5 पूरे धंधे का परचेज करा मैंने 10, दुकान पे लगाया 5 रुपए, प्रॉफिट कितना, 60 तो अगर मैं इसको यहाँ डालूं तो ये रहा परचेस, परचेस तो 80 का कराना, परचेज टू कैश, फिर परचेज के लेजर में गया, परचेज के ट्रायल में गया, वहां से आगे चला गया, परचेज तो डेबिट 80 से करा आपने, सेल कितने से करा, 100 रुपये, और मान के चलो ये यहाँ पे ना हो, और मान के चलो बाकी चीजें तो है ही नहीं, वेजेस वेजेस छोड़ो ना धंधे के अंदर, सिंपल सा सवाल है, एक टेबल लगाया, सामान खरीदा, बेच दिया, इस हिसाब से अब आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 20 का। अब आप मुझे बताओ सही आ रहा है क्या? पहले तो ये समझ आ रहा है क्यों सही नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये दोनों कंपेरेबल सिचुएशन है ही नहीं अभी, क्योंकि मेरे को तो दिख रहा है एक पेन पे मैं कितने का प्रॉफिट बनाता हूँ, 12 रुपए का, मैंने 5 पेन बेचे तो 60 रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए, तो आप समझिए आपने कितने यूनिट्स का एक्सपेंस बुक करा, 10, on the debit side you have booked the expense of how many units, and on the credit side you are booking the revenue of how many units, कैसे प्रॉफिट निकालोगे जिंदगी में से, यू आर कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल, आप खर्चा 10 यूनिट का ले रहे हो और सेल 5 यूनिट से कंपेयर कर रहे हो, तो इसलिए जो बच गई, इस 10 में से 5 बिक गई, और जो 5 है वो क्लोजिंग स्टॉक, मैं इनकम नहीं दिखा रहा, मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, इनकम नहीं दिखा रहा मैंने 10 यूनिट को परचेज किया हूं, हाउ कैन आई से दैट दिस इज एन एक्सपेंस, क्योंकि जो साल के एंड में बच जाता है वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो आप एंट्री डालते थे क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको कनेक्ट हो, आपने ओवर बुक कर लिया है, आपने सारा सोच के देखो, आपने 10 यूनिट परचेज करे, एक भी नहीं बिका, प्रॉफिट और लॉस क्या हो, एक भी नहीं बिका, एग्जैक्टली, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि अगर आप 80 लिखोगे, सेल 0 है, तो आपको तो लॉस दिखने लग जाएगा, नहीं तो अगर इस लॉस से जाऊं, जो बच जाता है, क्योंकि ये 10 यूनिट अगर बिकी ही नहीं तो ये मेरा खर्चा नहीं, जो बिका ही नहीं दैट्स नॉट माय एक्सपेंस, जब मैं उसे खरीदता हूं तब तो मैं उसे एक्सपेंस बोलता हूं, बट साल के एंड पे अगर वो बच जाता है तो मैं कहता हूँ इसको मैं खर्चा कैसे बोलूं, क्योंकि मैं इसको खर्चा उस टाइम पे बोलूंगा जब ये यूनिट बिके, समझ लो मैं क्या बोलूं,
सो बेसिकली इट्स नॉट इन द, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था, मैं इसका प्रॉपरली पूरा बनाऊंगा, बट आप सोच के देखिए क्या ये सब एनालिसिस भी तो होते ही है ना बातों का, समझ रहे हो? तो हमें एक एक पॉइंट को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है कोई भी चीज। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? आपने जो लिखा है आप उसी पे ही रहिए, ये वाली बात मैं दोबारा करूंगा, बस अभी मैंने बीच में छेड़ दी थोड़ी सी। आप मुझे बता दो, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही होगी तो क्या लिख दिया आपने? टू ग्रॉस प्रॉफिट, और बंद कर दीजिए लेजर। टू ग्रॉस प्रॉफिट करके क्या कर दो बच्चे? बंद कर दो लेजर। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ गई तो क्या हो जाता था? बाय ग्रॉस लॉस। ओके सर, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से पीरियड का बनेगा? इसका मतलब क्या होता है 24-25 का? 1/4 24 31 मार्च 25। इसका मतलब इस पीरियड के एक्सपेंसेस एंड इस पीरियड की इनकम, वही तो लिखूंगा यहाँ पे। 24 इसके अंदर 25-26 का खर्चा लिख दो इसमें। कौन से पीरियड का खर्चा लिखा जाएगा? हाँ 24-25। और इनकम कौन से पीरियड की? 24-25। वाई? एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपने बचपन में मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि टी शेप में क्रेडिट साइड पे उसी पीरियड की इनकम दिखाओ, उसी पीरियड के खर्चे दिखाओ, तभी तो उसी पीरियड का प्रॉफिट निकलेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बताना बच्चे, पीएनएल में कौन कौन से खर्चे आते हैं? डेप्रिसिएशन आता है, बट स्टार्टिंग में जनरली सैलरी। अच्छा एक चीज पूछनी है, मैं यहाँ पे सैलरी पेड लिखूं, पेड, या सैलरी एक्सपेंस? मैं एग्जांपल देता हूँ एक चीज पूछूं। आपके हिसाब से नीचे मिल्की मैम की कितनी सैलरी है? 30,000। किसी बच्चे ने बोला 10,000, है ना? बोला ना, करवा दो बेटे इतनी कम। ठीक है, तो लेट सपोज, एक्चुअल तो नहीं बताऊंगा ना आपको। ठीक है, आपने जो बोला 30,000, 30,000 महीने की सैलरी, साल की कितनी होगी? 3 लाख, 3,60,000। तो इनकी मैडम ने 24-25 में, अप्रैल में जून, जो साल खत्म हो चुका है, अप्रैल में काम करा। मैम ने बोला सर सैलरी, उन्होंने बोला मैम अभी ना लॉस चल रहा है, अभी देंगे आपको सर। मई के अंदर हुआ, मैंने बोला, मैम ने बोला कि सर सैलरी, मैंने कहा मैम लॉस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी आगे देंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा जैसे पार्टीज और वो दिया तो सारा का सारा खर्चा स्टूडेंट्स के ऊपर ही हो जाता है, सारा का सारा। समझ रहे हो? कभी बाहर ले गए, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन, कभी कहीं। अब बंद कर दिया, इस साल से बंद कर दिया हमने। पिछले साल तक काफी पार्टीज हुई, लॉसेस हो गए। ठीक है, सो बेसिकली फिर मैम ने ऐसे करते 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 अप्रैल से लेके मार्च 25 आ गया, और मैंने बोला मैम अभी भी लॉस चल रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा। आप मुझे बताइए पूरे साल का खर्चा कितने का? 3,60,000, 3,60,000। और पेमेंट की? 3,60,000। एग्जैक्टली, बिकॉज आप अपना जो पीएनएल बनाते हो वो ड्यू बेसिस पे बना। मैं पेमेंट कितनी मर्जी करूं, चाहे मैं ना करूं, चाहे एक बात बोल दो, साल की सैलरी मैडम की कितनी बैठ रही थी? 3,60,000। मैंने 5 लाख की पेमेंट कर दी, मैंने कहा ये लो मैम एडवांस सैलरी भी ले लो। अब कितना आएगा? व्हाट आई मीन टू से, हाँ, ड्यू इज 3.6 lakhs एंड पेड इज 5 lakhs। आउटर कॉलम में बताइए, सीधा प्रीपेड प्रीपेड की बात है, टाइमली कर दूंगा, यहाँ कितना खर्चा डालूंगा? 3.6, because I record all the expenses on due basis and I record all the incomes on due basis। अकाउंट से ऐसे तो चलता है हमारा। अब इसी पैटर्न पे आइए, सारी बातें लिखेंगे तो सैलरी एक्सपेंस, और क्या खर्चा होता है बच्चे? रेंट, और कोई? एक बार एक कैरेज आउटवर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है वैसे?
जब मैं सेल करता हूँ और ट्रक का खर्चा जो है वो मैं ही उठा रहा हूँ, ठीक है ना, कैरेज आउटवर्ड्स। और बच्चे डेप्रिसिएशन होता था सर, फिक्स्ड असेट्स, मशीनरीज, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन ले रखा है, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन है 100 रुपए और मैंने पे करा 70 रुपए, कितना आएगा? 100 रुपये ही आएगा ना, ठीक है। और बताइए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हाँ जी, मैनेजर्स कमीशन होता था ना, वो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। ओके, और कोई खर्चा? इनकम टैक्स, टैक्स एक्सपेंस भी होता था। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, मतलब लॉस वो भी आ जाएगा, उसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे, बताऊंगा एग्जैक्ट कहाँ पर आएगा अभी। हाँ जी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ, ऐसे तो सर हजारों खर्चे आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, याद है? और बैड डेट्स खुद भी होता था। बैड डेट्स, सर ऐसे तो लिस्ट चलती जाएगी, बिल्कुल बेटे सही कह रहे हो। डिस्काउंट की वन डाल सकता हूँ, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सपेंस, और बहुत सारे खर्चे, नॉर्म एबनॉर्मल वेस्टेज और वो करके। अभी वो नहीं लिखूंगा, फैंसी वो नहीं लिखने। मुद्दे की बात ये, ऐसे खर्चे डेबिट साइड पर आ गए, ये सारे के सारे पेमेंट बेसिस पर आए कि ड्यू बेसिस पर? ड्यू बेसिस। और मैं यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करूंगा? अरे सर जो ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, और ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड पे होता। इनकम में क्या लिखूं? और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह सकते हो, पर वो ना पार्टनरशिप होता है, समझ रहे हो? ये मतलब ठीक है, डलने को डल सकता है पार्ट, अगर कोई ओनर विड्रॉ करे, पर वो आएगा नहीं ऐसे। और कोई चीज सोचो। रेंट रिसीव्ड, अच्छा रिसीव्ड लिखूं या रेंट इनकम लिखूं? समझ रहे हो? और डिस्काउंट का क्या लिखूं? डिस्काउंट गिवन या रिसीव्ड? ऐसे तो बहुत सारी इनकम भी आ जाएंगी, जैसे कि एक बहुत अच्छी इनकम, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, और डेबिट साइड पे लॉस भी तो डाल सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर करना क्या है वो बेटे? कुछ नहीं करना, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और ये बंद हो जाएगा। ये नेट प्रॉफिट कौन से साल का हुआ बेटे? 24-25। क्योंकि जब आपकी सारी इनकम 24-25 की है, सारे एक्सपेंसेस 24-25 के हैं, तो प्रॉफिट भी तो 24-25 का ही होगा ना सर जी। सर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो फिर वो कहाँ आएगा? डिविडेंड इनकम यही आ जाएगा। मतलब हमने इस साल शेयर्स खरीदे तो फिर किधर आएगा? वो तो एक्सपेंस एसेट, तूने शेयर खरीदे हैं, देखो उन शेयर्स पे कल को जो इनकम होगी डिविडेंड की, वो पीएनएल में आएगी, बट वो शेयर्स तेरे एसेट में दिख रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स के। सर अगर कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर, इन एसेट्स, अब मान ले आप जिस घर में रह रहे हो, आपने एक घर और ले लिया, तो जिस घर में आप रह रहे हो वो भी आपका एसेट है, एक और घर किराए के पर्पज से लिया वो भी आपका एसेट, डायरेक्ट बैलेंस शीट पे है, बैलेंस शीट में जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। चैरिटी इज एन एक्सपेंस, वो डेबिट साइड पे ही आ जाएगी, समझ रहे हो? वो एडजस्टमेंट जब करेंगे चैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं बच्चे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? और ये कौन सी आ जाएगी जी? एसेट। सबसे पहले तो कैपिटल होता है बेटे, इसमें प्लस, फ्रेश, इंट्रोड्यूस, माइनस, ड्राइंग, ये सब हम क्वेश्चन में कर लेंगे, समझ रहे हो? जनरल फॉर्मेट बना रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो पीएनएल है वो आएगा क्या? कौन सा पीएनएल आएगा? प्रॉफिट वाला, अनपेड डिविडेंड।
ठीक है, इतना टेक्निकल नहीं जा रहा मैं, जनरली ये बना रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं गहरी बात करूंगा। मान लो तुम्हारा क्रेडिट साइड 800 था ट्रेडिंग का, सारा कुछ मिला मिलू के सेल क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड कितना था, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा, 200। मान लो ये सारी की सारी इनकम 100 की और थी, क्रेडिट साइड टोटल 300 हो गया, ये सारा का सारा खर्चे कितने के, पीएनएल कितना आएगा, ये 100 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है पहले आप? और मैं आपको एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, ये पहला साल है बिजनेस का, पहला साल है। इसका मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, पहली बार बैलेंस शीट बन रही है, 24-25 में शुरू करा था, 1/4/24 को, 31/25 को, तो मेरे पीएनएल में कितना आ रहा होगा, 100 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? फंसाऊंगा अभी पर अभी नहीं। बैलेंस शीट में जो पीएनएल होता है वो सिर्फ एक ही साल का होता है, या वो एज ऑन डेट आज तक का होता है? ये सबको भी आज तक है, तो फिर डिस्कशन और हो जाएगी। जैसे अगर आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखो, रिलायंस की बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा होगा, रिलायंस की बैलेंस शीट में पीएनएल लिखा होगा, मान लो लिखा है 7,000 तो इसका क्या मतलब, उसका वो एक साल का प्रॉफिट है या आज तक, है ना, क्योंकि बैलेंस शीट उस दिन की होती है, तो हर कंपोनेंट उस दिन का होगा ना। और मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये पहला साल है, तो इसका पीएनएल कितना दिख रहा होगा, 100, क्योंकि इसने आज तक कमाई 100 रुपए। क्यों गलत बोल रहा हूं? पिछले साल का प्रॉफिट कितना, 0। इस साल का प्रॉफिट कितना, 100। तो टोटल प्रॉफिट कितना, 0 + 100। अगर आपको इतनी बात समझ आ रही है, तो मैं अगले साल में अगर 400 का प्रॉफिट कमाया तो बैलेंस शीट में पीएनएल कितने का आएगा। हाँ, समझ आनी चाहिए बात को। समझ रहे हो? कितने का बोला आपने? और अगर मैंने 300 रुपए का डिविडेंड बांट दिया तो, नहीं, यहाँ जो पीएनएल आता है, ये वो पीएनएल होता है जो कंपनी के पास पड़ा हो। जब मैंने इसी प्रॉफिट, एग्जैक्टली रिटेन्ड अर्निंग, जब मैंने इसी प्रॉफिट में से आपको 300 बांट दिए, तो कंपनी का कहां से होगा वो, क्योंकि मैं डिविडेंड की एंट्री डाल दूंगा, पीएनएल डेबिट टू बैंक कह लो चाहे, जेब से पैसा भी चला जाएगा, पीएनएल भी कम हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे देती है, मन करेगा तो डिविडेंड बोला जाता है उसे। समझ रहे हो? तो अभी कंपनी ने कितना कमाया, आप सब इन्वेस्टर हो, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं नहीं दे रहा आपको, क्यों इन्वेस्टर वाले क्यों नहीं दे रहे हमें, वी हैव बेटर प्लान्स, वी हैव अ प्लान टू ओपन अ न्यू फैक्ट्री, आई नीड मनी। मैं आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कंपनी का जो विजन है उस हिसाब से मैंने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो मेरे को उसको इन्वेस्ट करने का है। अगर मैं आपको बांट दूंगा तो फिर दोबारा आपका कहूंगा पैसे दे दो पैसे दे दो, यही तो होता था इस शॉर्ट इक्विटी शेयर में। तो आप समझ रहे हो क्या चीज बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने 100 रुपए में से आपको 30 रुपीज दे दी, तो मेरा क्लियर कितने का, 70 का। मैं उसे बेटर तरीके से बताऊंगा, बट एटलीस्ट आपको कनेक्ट हो रहा होगा कि क्या चल। ठीक है बच्चे, सो एनीवेज मुद्दे की बात ये नहीं थी, मैं बीच बीच में बस थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ बात को, दोबारा सारी बातें होंगी यही वाली। और क्या आता है बच्चे, पीएनएल आगे, और ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करा जाता है, इनर कॉलम में मैंने कर दिया होगा, फ्रेश इंट्रोड्यूस लेस ड्राइंग्स, वो कर दिया मैंने। पहले लोन लिख ले, परसेंटेज डिबेंचर्स, बैंक लोन, बिल्कुल, अब आप कह सकते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल एक ही बात है, और आप कह सकते हैं बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, यही तो होती है ना बच्चे लाइबिलिटीज। और एसेट कौन से होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश,
बिल रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक हो जाएगा, बैंक भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। और ये बैलेंस शीट कौन से दिन की है बेटा? 31 मार्च 25। तो मैं आपको बस एक चीज बता दूं, इसका मतलब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की जो भी वैल्यू होती है, कौन से दिन की होती है? 31 मार्च की तो होती है ना। प्लांट एंड मशीनरी, क्या मैं कह सकता हूँ सारे के सारे एसेट इस दिन के ही तो होते हैं। तो अगर इस दिन के सारे एसेट हैं तो कैपिटल कौन से दिन का होगा? विद दिस लॉजिक जो पीएनएल होता है वो भी तो इस दिन तक का ही होगा ना सर। हर चीज जो बैलेंस शीट में होती है वो इस दिन की ही होती है, समझ रहे हो? तो ये जो पीएनएल है 100 रुपए। अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं एक बार। ये मेरा पहला ईयर था, तो आप मुझे बताइए मेरे ऑलरेडी प्रॉफिट्स कितने के इस साल से पहले के? जीरो। मैं तो 24-25 में शुरू करा ना, उससे पहले प्रॉफिट अगर मेरा धंधा ही नहीं चल रहा तो प्रॉफिट कितने के? जीरो। और इस साल का प्रॉफिट तभी तो 100 आ रहा है। अगर मेरा पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का नहीं बोलूंगा, इससे पिछले जितने भी साल चला उसका प्रॉफिट है 800, तो 900 आ जाएगा ना भाई। और अगर मैंने 900 के 900 रुपए आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना तो मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखो, रिलायंस की, और उस रिलायंस का पीएनएल आ रहा है 4,000 करोड़, तो क्या मेरा ये बोलना सही है कि उसके आज तक के प्रॉफिट 4,000 करोड़ है? नहीं, क्योंकि वो बोलेगी भाई मैंने कम से कम 10,000 करोड़ के डिविडेंड बांट चुका हूं मैं अपनी जिंदगी में, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 14,000 कमाया मैंने। हाँ, मैंने अपने पास 4,000 करोड़ रखे हैं और इन्वेस्टर में बांट चुका हूं मैं। हाँ जी, ये तो टैक्स टैक्स देने के बाद ही आता है, साल में तो टैक्स तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल, आफ्टर टैक्स ही होता है। सर रिजर्व्स पहले डिविडेंड देने से पहले बनाने की बात रिजर्व्स है। ऐसा कोई डिविडेंड देने से पहले ही बनता है। पहले रिजर्व बनाते हैं फिर उसके बाद। और वो डिपेंड करता है कौन सा रिजर्व है। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा लीगल जाती है बात। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये मैंने आपको अभी कुछ समझाया नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि सर ये फॉर्मेट है जो कि हम लोग यूज करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करता हूँ। और डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। आपको ध्यान है इसमें एडजस्टमेंट्स होती थी, तो एक दो एडजस्टमेंट के थ्रू मैं आपके बेसिक्स ही क्लियर करूंगा, समझ रहे हो? और सबसे पहली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है दोस्तों? कंपनी से एक्ट ने मतलब कंपनीज को आगे बैलेंस शीट बनाने से मना कर टी शेप नहीं बनती हो। दिया। अब हम लोग की जो बैलेंस शीट है वो वर्ल्ड वाइड बेसिकली इंडिया ने आईएफआरएस फॉलो करते हैं। आईएफआरएस का नया नाम इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और बेसिकली अगर इंडिया को बाहर के इन्वेस्टर्स चाहिए, मान ले तू बाहर रहता है और मैं रिलायंस हूँ, मैं तेरे को अपनी इंडिया की बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ अपने फॉर्मेट में, आपकी नॉलेज कुछ और है, तो समझ ही नहीं आ रहा, तेरे को कंफर्ट ही नहीं आ रहा, तो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा मेरी कंपनी में। आज आप वेस्ट इंडीज में रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो, यूएस में रहते हो, आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है हमारे साथ। अब आपको पैसा मेरे यहाँ फ्लो करने में दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो? सो दिस वाज द रीजन, जब मोदी जी ने, मतलब उससे पहले भी हो गया था, लेकिन द पॉइंट वाज दैट कि बाहर के इन्वेस्टर्स का पैसा है, उसके लिए मेरे को उनको एक अकाउंटिंग कंफर्ट देना भी जरूरी। आप इसलिए टीम नहीं लगाओगे कि चलो यार पहले उनके स्टैंडर्ड सीखो, उनके रूल सीखो। हर चीज एट ऑलमोस्ट 80-90% सेम कॉन्सेप्ट। तो कल को जब तुम सीए सीए में कर भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाहर की चीजें समझ ही नहीं आएंगी, तुम्हारी बाहर भी नौकरी लग जाए। कितने सारे मेरे फ्रेंड है जो दुबई में जॉब कर रहा है, वैसे कर रहे हैं, सब समझ आ जाता है 5 साल में। तो पॉलिश करने वाली बात है ना, आपको 4 महीने लगेंगे उनकी बातें समझने में, उसके बाद आपको सारा रूट तो बनेगा ना, वो वाली चीज होगी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं बच्चे आपके लॉजिक्स कितने बने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा एक चीज बोलना चाहता हूं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा बच्चे, कि आपको दिया होगा एक तो ट्रायल बैलेंस
और आपको याद है नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती थी, याद है आपको? स्कूल में भी तो ऐसे ही होता था, ट्रायल दिया होता था और एडजस्टमेंट दी। और अगर सिर्फ ट्रायल होता तो आपको स्कूल में मैम ने बताया होगा बेटे अगर ट्रायल में है ना तो मतलब जैसे ट्रायल में जो भी चीज गिवन होती है वो एक बार पोस्ट करनी होती है या दो बार, कुछ याद आ रहा है सब? जैसे ट्रायल में सैलरी दी हुई है, ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको ट्रायल में होती थी तो उसे कितनी बार पोस्ट करना होता था बच्चे? याद आ रहा है कि मतलब ऐसा है या नहीं है ना ऐसा? और जो एडजस्टमेंट में होता था वो, ओ माय गॉड, कभी कभी 3 बार हो जाओ, कोई नहीं 2 बार लेके चलते। जैसे मैं याद दिलाने के लिए आपको बोल देता हूँ, ट्रायल दिया हुआ, ट्रायल में सैलरी है, उसको कहाँ भेजेगा? और कहीं भी भेजोगे तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट वो सैलरी, क्योंकि खर्चा है तो पीएनएल में चला गया। सेल्स है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट, वेजेस। बेसिकली अगर मैं आपको ट्रायल बना के दे दूँ ना, पकड़ा और जब आ जाएगी वो बात, कोई बात नहीं, पर आप समझिए जो भी ट्रायल में होता है वो एक बार जाता है और जो एडजस्टमेंट होता है वो, मेरा आपसे यही सवाल है ऐसा क्यों एडजस्टमेंट वाला 2 बार? सर क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो एक तो फिर पीएनएल में भी जाएगा और बैलेंस शीट। ठीक है बट मैं ट्रांजैक्शन का दो इम्पैक्ट होता है, वो रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट, जो चीज ट्रायल में है, मेरा आपसे सवाल है, जो चीज ट्रायल में है क्या उसकी एंट्री डल चुकी है? यस सर। तो आप समझिए एक बार इसलिए जाता है क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। और आप समझिए जब जर्नल एंट्री पास हो जाएगी तो लेजर कितने बन गए होंगे, क्योंकि एक तो डेबिट होके खत्म नहीं हो जाएगी ना जर्नल एंट्री। और ये दोनों बनने के बाद जब ये दोनों चीजें ट्रायल में चली जाएंगी, भाई 2 पॉइंट आ रहे होंगे, एक वहां डाल दे वहां डाल दे, तो यही तो मतलब होता है। अगर कोई भी चीज ट्रायल में होती है, इसका आपको सबसे पहले इंपैक्ट आना चाहिए एंट्री हैज बीन पास, तभी तो ट्रायल में दिख रहा है। ट्रायल में कोई चीज तभी दिखती है जब आपने उसका लेजर बनाया होगा, लेजर तभी बनेगा जब एंट्री डली होगी। तो ट्रायल में तो तभी दिख रहा है ना कि सिस्टम के अंदर, सिस्टम में जनरल एंट्री तो फ्लो हो चुकी। बट अबाउट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वो ट्रायल में दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपने उसकी एंट्री ही नहीं डाली। इसका मतलब एडजस्टमेंट वाली जो बात है, जर्नल एंट्री, उसको क्या बोलूं, जर्नल एंट्री इज नॉट, एंड जर्नल एंट्री इज नॉट पास, तो क्या भाई मैं ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा, पास करो जर्नल एंट्री को। रियल लाइफ में अभी ले जाऊंगा आपको, जैसे कि आपने एक सेल की एंट्री नहीं डाली, कैश से कैश टू सेल्स करना था, आपने डाली थी, एडजस्टमेंट में लिखा है अकाउंटेंट हैज फॉरवर्ड टू पास अ सेल एंट्री ऑफ 100 रुपीज, तो क्या करे सर इसमें करना क्या है, एंट्री डालो, क्या एंट्री डालोगे? कैश टू सेल्स, तो अपने 2 इम्पैक्ट हो गए ना, कैश भी बढ़ गया, सेल भी बढ़ गया। तो आप समझिए एडजस्टमेंट वाले के 2 इम्पैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री डालोगे तो एक इम्पैक्ट आएगा डेबिट, दूसरा impact। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो चीज ट्रायल में उसकी एंट्री डल चुकी है और जो चीज ट्रायल में नहीं उसकी एंट्री नहीं डली। और अगर एंट्री नहीं डली तो सिंपल सी बात है, एंट्री डालो, और एंट्री डालोगे तो एक डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, हो गए 2 इम्पैक्ट आपके। और अगर गलती से उस एंट्री के 3 इम्पैक्ट हो गए, मान लो कैश डेबिट टू सेल टू कुछ और भी करके, तो 3 इम्पैक्ट हो जाएंगे, पर ले दे के डेबिट क्रेडिट बराबर होगा तो बैलेंस शीट तो मैच ही रहेगी ना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आपको एग्जाम में ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, ट्रायल भी गिवन होगा, एडजस्टमेंट भी होगा, बट ऑब्वियसली वी नीड टू बी, हम जब अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए ये फंडे क्लियर होने चाहिए। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको सिंपल सा ट्रायल दे रहा हूं, आपने इतनी अकाउंट्स करी हुई है कि आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो, ठीक है? आइए ट्रायल देता हूं आपको बच्चे। सेल्स 500, परचेज 100, सैलरी 50,
एक बार टोटल चेक कर लेना बच्चे। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, एग्जाम्पल नंबर 1। मुझे बस इतना बता देना, क्या इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है या नहीं है? ओनली ट्रायल, एकदम सिंपल। तो अगर आपको सिर्फ ट्रायल दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, जो भी चीज आपको लगती है ट्रेडिंग में डाल दो, पीएनएल में डाल दो, बैलेंस शीट पर डाल दो। हाँ जी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कहीं फंसाना चाह रहा था, समझ रहे? इस वजह से कराना वो मेरी आदत है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब नीचे दिया होता है। समझना, अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी चीज एडजस्टमेंट में दी हुई है? हर चीज ट्रायल में दी हुई है। और भाई साहब ट्रायल के अंदर चार चीजें ही हो सकती हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इससे ज्यादा तो बात ही नहीं है ना अकाउंट्स में। अब आप मुझे बता दो सेल्स क्या है मेरी। मैं ये नहीं कह रहा कहाँ जाएगा, मैं तो आपको और बेसिक पे जा रहा हूँ ना, अमाउंट नहीं कह रहा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स? तो अगर सेल्स इनकम है और उसको और रिफाइंड बोलूं तो डायरेक्ट इनकम बोला जाता है। तो इसलिए ये कहां पे चला जाएगा? तभी तो डालते हो ट्रेडिंग में। पहले इसका नेचर समझते हो भाई, सेल्स तो क्या है, तो डायरेक्ट इनकम है, तभी तो जा रहा है ट्रेडिंग में। परचेज क्या होता है? एंड टू बी प्रिसाइज डायरेक्ट एक्सपेंस कहां चला जाएगा? सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां चला जाएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज द नेचर? लायबिलिटी। इसका नेचर लायबिलिटी। बट हमें बचपन से आदत है आउटस्टैंडिंग को प्लस करने की, क्योंकि वो नीचे दिया होता था। अभी नीचे भी ले आऊंगा, अभी देख लेना। तो नेचर लायबिलिटी है तो क्यों भाई वो चीज करनी है, बैलेंस शीट में जाएगा। और कैश क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट में जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इसको फटाफट डालेंगे तो मैच तो हो जाएगा जी। सेल्स 500, परचेज 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? 400। पीएनएल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 400, सैलरी 50, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 350। हालांकि मैंने थोड़ा मतलब फॉर्मेट पूरा एकदम फॉलो नहीं करा, मैं अगले में कर दूंगा। बैलेंस शीट, अच्छा एक बात बताओ, सेल्स डाल दिया सर, परचेज डाल दिया, सैलरी डाल दिया, ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग सैलरी
30, ओ माय गॉड, कैश 380, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये 350 यहाँ आ जाएगा, और आप देख लीजिए आपकी बैलेंस शीट। मैंने कुछ नहीं करा, एक एक आइटम है, और आप चेक कर लीजिए मैंने एक ही बार डाला है। आप देख लीजिए, सेल्स एक बार गया, परचेज एक बार गया, सैलरी एक बार गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैश, क्योंकि जो ट्रायल में होता है वो एक बार जाता है। कहीं क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको क्लियर है तो आइए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं आप क्या करेंगे। ओके, अरे सर, क्या मैं कह सकता हूँ आप ट्रायल में भी आइटम्स है और एडजस्टमेंट भी। अगर मैं आपसे ट्रायल का पूछूं, सेल्स को कहाँ भेजेंगे? परचेज, सैलरी, पीएनएल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैलेंस शीट एंड कैश एसेट। ट्रायल तो बड़ी आराम से भेज दोगे आप, पर नीचे इसका मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी? इसका मतलब ये होता है अकाउंटेंट जो है 30 रुपए का खर्चा और 30 रुपए की लायबिलिटी पूरी, तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं करा। समझ रहे हो? एक चीज तो नहीं है ना सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, उसने 30 रुपए का ना खर्चा रिकॉर्ड करा, ना ही उसने लायबिलिटी करी। यही होता है एडजस्टमेंट का मतलब। और मैं आपको कह रहा हूं भाई, एक अकाउंटेंट है, उससे ये 30 रुपए का आउटस्टैंडिंग रह गया, आप मुझे बता दो आप इसको ठीक कैसे करोगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट? ना वो आप मुझे फाइनल इम्पैक्ट बोल रहे हो, मैं कहूंगा भाई तेरी एंट्री रहेगी तो एंट्री डाल देना सिस्टम में, क्योंकि रियल लाइफ में आप ऊपर से नहीं डालते ना, पेपर पे बन रखा है, सिस्टम में जाएगी एंट्री। ठीक है, अब प्रैक्टिकली भी समझिए ना, कि कल को तुम कंपनी में होगे, तुम्हें पता लगेगा सर एक एंट्री रहेगी, तो ऐसे थोड़ा ना होता है ऑपरेट निकालो प्लस आउटस्टैंडिंग कर दूंगा, सिस्टम में ही जाएगी एंट्री। क्या एंट्री जाएगी? एग्जैक्ट, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये आ गए आपके दो इम्पैक्ट। आपने एक तो क्या बढ़ा दिया अपना खर्चा, और दूसरा आपने अपनी क्या बढ़ा दी, लायबिलिटी। बैलेंस शीट बना लीजिए, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तीनों बना दी। बैलेंस शीट की डायरेक्ट स्लाइड बैलेंस शीट, सर इधर की तरफ 520 पे इधर की तरफ 5। ओहो ठीक है, वो टोटल कर देते हैं यार। तो इसको आउटस्टैंडिंग को भी 80 कर देते हैं ना, है ना, फिर हो जाएगा, है ना? सबसे पहले आप क्या करिए, साथ साथ बना देता हूँ, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ओके, थोड़ा स्टेप्स देख लेना आपकी बात, है ना, आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाइए जिनका हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, ट्रायल के आइटम्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेल्स ले लिया, लो जी लो, सेल्स आ गया, परचेजेस आ गई जी 300, अच्छा जी, क्योंकि अब देखेंगे जो भी ट्रायल में उसको एक ही बार डाल रहा हूँ। सैलरी आ गई जी 80, अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 80, अच्छा जी, ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी 80 आ गया बेटे। लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड पे दिखाया मैं, कैश 200। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा ट्रायल पोस्ट कर दिया, है ना?
आपसे छोटा सा सवाल, दोनों में एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? हो जाएगी ब्रो, बिकॉज तेरा डेबिट और क्रेडिट बराबर चल रहा था। तुम समझो, तुम्हारे को पेपर में पूरा ट्रायल आता है, एडजस्टमेंट अगर तुम हाथ भी ना लगाओ तो तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होगी, क्योंकि बैलेंस शीट मैच इससे नहीं होती कि नीचे की एडजस्टमेंट हो तो ही मैच होगी। अगर आप डेबिट क्रेडिट सही डाला होगा, ट्रायल जब मैच है सही जगह डालोगे तो फिर मैच हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन मुद्दे की बात ये है, अब आप मुझे बताइए, मेरी जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है उसकी एंट्री ये है, आपको पेपर में एंट्री डाल के नहीं दिखा रही, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना आपको रियल लाइफ में क्या है। ठीक है, आप मुझे बताइए इसके दो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। एक तो सैलरी में ऐड हो जाएगा, कितने रुपए बच्चे, 30। और दूसरा लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, और यही है ना कहानी। मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो आपने पीएनएल में 30 ऐड करा है, ये ये वाला 30 है, ग्रीन वाला 30, या ये रेड वाला? रेड वाला है क्या? रेड, रेड पिक्चर वाली वाला काट दो। कितने बच्चे कह रहे हैं ग्रीन? ग्रीन। और कितने बच्चे कह रहे हैं रेड? तीसरा कलर कौन सा था? 30 रुपए ऐड कर दो। ये 30 रुपए तूने ऐड करे, मैं स्टेप क्या बनाया कि तूने ये एंट्री कर, इसी का तो इम्पैक्ट फ्लो कर रहा हूँ, एंट्री का ही तो इम्पैक्ट। जो ट्रायल में वो तो फ्लो करा दिया मैंने, जो भी आपके ट्रायल में था वो तो सारा भिजवा दिया ना मैंने। देखो ना बेटे, ये जो व्हाइट में मैंने जो भी लिखा हुआ है ये तो ट्रायल की बात है, एडजस्टमेंट की बातें किसमें लिखी हुई है? रेड। नमन जी, रेड या ग्रीन? जो आपके करेक्ट आंसर इज, डिलीट ही नहीं हो रहा। करेक्ट आंसर इज, जितने भी बच्चों ने रेड बोला इसलिए तो नहीं बोला ना रेड फेवरेट कलर है, लॉजिक दे दो। हाँ एग्जैक्टली, आपको ये एंट्री से दिख नहीं रहा कि आपने सैलरी डेबिट करी है, सैलरी किधर का कंपोनेंट है, तो भेजो ना पीएनएल में इसको। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, तो लायबिलिटी तो लायबिलिटी में जाएगी ना। ये थोड़ा है, आपको बोलो सर पहले इसका प्रॉफिट है वो देखने का है, हाँ लिखते हम आउटस्टैंडिंग है, ये लिखना गलत है मैं मानता हूँ ये, लेकिन ऐसे ही चल रहा है क्योंकि हमें लगता है हम ऐड आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। मैं लायबिलिटी थोड़ा पीएनएल में दिखाता हूँ कभी भी, पीएनएल में क्या दिखाते हैं हम, खर्चे, अपना बेस थोड़ा हिला देंगे बात का। पीएनएल के अंदर क्या लायबिलिटीज दिखाई जाती है, एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। तो इस पूरी एंट्री में एक्सपेंसेस कौन सा है, सैलरी है एक्सपेंस, और ये क्या चीज है, लायबिलिटी है। वेरी गुड, लायबिलिटी कहाँ जाएगी? हालांकि आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ गया आपकी इन बातों से, 30 रुपए तो लिखा था। फर्क पड़ता है बेटे, नॉलेज डेवलप होगी तो कितने सारे आगे के कॉन्सेप्ट रिफाइंड हो जाएंगे। आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर आपको क्लियर है तो अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग ही चल रहा है वैसे, लेकिन अब एक दो बातें और डाल दूंगा, सिंपल सिंपल बात, एडजस्टमेंट हमारी आउटस्टैंडिंग ही चल रही है। सारे बच्चे बनाना अब, ठीक है, सबका आना चाहिए आंसर। सेल्स 500, मेरे को आप सेल्स रिटर्न का बैलेंस बता दोगे, और सेल्स का सेल्स रिटर्न तो डेबिट भाई होगा ना।
परचेज 300 और ये 100 रुपए क्या है जी? हालांकि मैं लिखने को अलग अलग लिख सकता हूँ, पर समझ तो आना चाहिए ना बात को। रेंट 50, रेंट आउटस्टैंडिंग 20, सैलरी 80, सैलरी आउटस्टैंडिंग 40, डेटर्स 100, वेजेस 100, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 600, 660, 680 हो गया इधर। तो यहाँ पे कर देता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस 20, 680, 680 बैठ गया ना? ओके। और आइए जी नीचे जरा देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10 रुपीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5 रुपीज। हालांकि मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक सिखाया नहीं है और अभी मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा, बट अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है तो इसके क्या सीख कर आए थे आप ट्रीटमेंट? मैं सिखाऊंगा नहीं अभी इसका, बस ऐसी जस्ट दो ट्रीटमेंट क्या होता है। बस ऐसे डाल देना, क्यों जा रहा है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है बस। चलिए शुरू कर दीजिए और बैलेंस शीट मैच कर दीजिएगा। कौन सा दोस्त? नीचे एक एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10 रुपीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक 100। ध्यान से करना बच्चे, देखो जो ट्रायल में है ना वो एक बार जाएगा, समझ रहे हो? नीचे जाने के और ट्रायल में भेजिए उस सर्टिफिकेट। ऑनलाइन में भी हो रहा है बच्चों का। और दिव्यम जी, नीलेश, रिया, साक्षी, संचिता, शुभम, कोई डाउट है तो पूछना बच्चे, ठीक है?
भाई कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चे, इमीडिएट पूछ लो, मतलब ऐसे काना लाइबिलिटी बैलेंस शीट की ट्रायल वाला है ना, ये तो सीधा उधर है बैलेंस शीट का, सैलरी ऑफ स्टडी का ये उसका नेचर लाइबिलिटी, सैलरी एक्सपेंस होता है पीएम का नेचर लाइबिलिटी का बैलेंस शीट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बस, कितना 245, नेट प्रॉफिट इन बैलेंस शीट टोटल कितने, ओके एक बार चेक कर लेना बच्चे स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो मैं करवा देता हूं मेरे हिसाब से तो ये सेट है कहानी। कल आप बच्चे कितने बजे आते हो वैसे, एक्स्ट्रा क्लास और उसका ना लेना स्टार्ट करना है, कितने बजे, 10:30, 10:30 से लेके कितने बजे फ्री होते हो, 1:30 बजे फ्री हो जाते हो, 2 बजे, 2 बजे क्या ठीक है, या तो आज के दिन सुबह में जल्दी बुला लूं, सोच रहा हूँ मतलब थोड़ा ना 2.5-3 घंटा हो जाएगा तो अभी कंफर्टेबली वो करेंगे, अरे तो मतलब तभी थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ 9 बजे थोड़ा जल्दी हो जाए, हाँ हाँ 2 बजे के बाद, यार मैं ना कल 1:30 से 3, 3 से 4:30 में कल, कल तो मैं फ्री ही नहीं होता, कल का तो है ही नहीं, मेरे को आज ही रखना पड़ेगा कि जब तुम्हारी क्लास दोबारा इको के बाद या तो बिठा लूंगा, मतलब समझ रहे, अभी ये क्लास ले ली नहीं, वो तो प्रैक्टिस करा दूंगा तुमको यार, वो तो मैं बिठा दूंगा उसके तो जो सिर्फ सीए स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं वो अलग से पैरेलल चला, मतलब समझ रहे हो, सीएमए के बच्चे जैसे तुम सुबह में तो आ गए, इको के बाद आप घर चले जाओगे, पर एक चैप्टर और एक एक क्लास वाला जो है, जो सिर्फ सीएमए का अलग से है, सीए वाले बच्चों का वो अलग से करवा चलते। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों का, नेट प्रॉफिट आ गया, वेरी गुड, वेरी शीट मैच है, यस सर, पक्का से कोई बच्चे को कोई डाउट, ऑल क्लियर है, चलिए ठीक है बच्चे, इसके अलावा तो अभी मेरे को अगली एडजस्टमेंट में जाऊंगा तो अभी लगेगा टाइम, क्या टाइम हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीग्रेड क्लोजिंग स्टॉक और थोड़ी और अच्छी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ये चैप्टर आपका 5-6 क्लासेस जाएगा, पर मैं अभी आप बच्चों का कैसे कर दूंगा, मे बी आफ्टर 1 और 2 क्लासेस हम लोग की जैसे 11:30 से 1 हो जाएगी, या रोहित सर की 11:30 से 1 करके 1 से 4 तक, मैं ही आपके साथ 1 से 3, 3:30 तक ऐसे में, ठीक है ना, वैसे करके कुछ एक्स्ट्रा, जिसमें एक चैप्टर तो ये चल रहा होगा, और एक चैप्टर छोटे छोटे जो चैप्टर होते हैं ना, बोनस का है, राइट इशू का है, एक ही क्लास में चैप्टर खत्म, जो अलग वाला है वो वाले शुरू करा दो, ठीक है बच्चे, नहीं ना 2-3 दिन से यार तुम्हारी क्लासेस हुई नहीं है ना, बहुत टाइम बाद हुई है, तो वो है थोड़ा सा खींच के रखेंगे, ठीक है चलिए, ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। हाँ जी बच्चे, डाउट दिखा दो, अरे डाउट दिखा, ओके बच्चों बाय।